आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। तो आज हमारी कक्षाएं बीएड सेकंड की थी, ऑनलाइन क्लासेज। जो हमारा बीएड का सब्जेक्ट रहेगा जेंडर, विद्यालय, समाज। तो इसकी एक दो वीडियो पहले बना दी गई है ऑनलाइन, ताकि विद्यार्थियों को घर बैठे सुविधा मिल सके अपने जो परीक्षा के नजदीक आने के कारण जो सिलेबस है पूरा हो जाए। तो जेंडर, विद्यालय और समाज, तो इसके अनुसार हमारा आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा महिला शिक्षा। जो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 1986 तथा महिला शिक्षा के अनुसार जो स्त्री एवं पुरुष जो जितना करवाया जाता है शिक्षा के प्रति, लेकिन पहले समान था, और अब भी देखा जाए कि उसके हिसाब से हम आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह व्यवस्था है कि शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में लाया जाएगा। जो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंदर आती है बातें। जो नंबर ए, जिसी का देखा जाए ए भाग कह सकते हैं या ए भाग, जो महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप भूमिका अदा करेगी। क्योंकि महिलाओं के जो उसके अनुसार जो सकारात्मक या पॉजिटिव की तरफ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में देखा जाए महिला को ही जो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं की भी सीटें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि बढ़ते तौर पर जो कहीं कंपटीशन का एग्जाम है वहाँ पर भी देखा जाए तो महिला भी हमें आगे जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पुरुष के लिए वहाँ पर एक सीटें के लिए कंपटीशन का एग्जाम में होता है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। नंबर बी बात, तो इसके अंदर बातें क्या आ जाती है, नए सिरे से तैयार किए गए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के जो पाठ्यक्रम क्या होते हैं, जो एक वर्ष से, जैसे आपने डिग्री हासिल की है, 1 वर्ष है, 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, जैसे इंटीग्रेटेड का 4 वर्ष का, जो पूरे साल की पुस्तकें होती है उसको पाठ्यक्रम बोला जाता है। लेकिन इसका एक संकुचित रूप होता है, जो पाठ्य वस्तु जो सिलेबस होता है उसके अनुरूप जो एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जो पाठ्य वस्तु के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, तो उसी को एक पाठ्यक्रम बोला जाता है। और जो इसका संकुचित रूप होता है उसको पाठ्य वस्तु बोला जाता है। जो एक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नए मूल्यों के विकास में योगदान देगी। क्या योगदान देगी? जैसे नंबर 1, महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक उसकी भूमिका या योजना के लिए सूची या उसकी प्रणाली के लिए या उसकी प्रायोजना के लिए हमें तैयार करना होता है, जो फार्मूला होता है कि उदाहरण के तौर पर बातें आती है। नंबर 2, इसी का फर्स्ट भाग है, इसी का सेकंड भाग है बी का। तो नंबर 2 में क्या है, विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में महिलाएं संबंधी अध्ययनों को बढ़ाया जाए, या इसकी महिलाओं के विकास आगे बढ़ाने के लिए जो शिक्षा कार्यक्रमों की या जो सक्रिय जो क्रम के हिसाब से कार्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहन देना। जो क्या है, महिला शिक्षा के लिए उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, ताकि उसको अलग अलग महिला के प्रति अपने संस्थान होंगे, उसमें बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, एजुकेशन के तौर पर या पुस्तकालय के तौर पर, न्यूज के माध्यम से, या अलग अलग लैब है या स्पोर्ट्स वीक भी कह सकते हैं। तो अलग अलग वहाँ पर महिला को शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए वहाँ पर कुछ में जरूर मिल पाएगा। इसी का नंबर 3, व्यवहारिक
जो क्या थी, व्यवहार के प्रति बातें होती। व्यवहारिक तकनीकी तथा पेशागत शिक्षा कार्यक्रमों की महिलाओं तक पहुंचाना, जो व्यवहारिक तौर पर अलग अलग तकनीकी जो प्रोजेक्ट के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से जो घर बैठे की महिलाएं, जैसे अब ये वीडियो चल रही हो यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो इसी के अनुसार जो संस्थाएं के अंदर प्रोजेक्ट के द्वारा भी महिला को अलग अलग शिक्षा दी जाती है, ताकि उसको एक कोई समस्या का समाधान हो सके। कोई समस्या आ जाती है वहां पर, तो उसका समाधान है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको शिक्षा दी जा सकती है। तो इसी के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं तो महिलाओं तक पहुंचाना जरूरी होता है। सरकार के अनुरूप कोई भी ऐसी महिला जो पढ़ाई से संबंधित जुड़ी हुई है, तो उसको ऐसी बात नहीं कि उसके पास कोई शिक्षा से संबंधित बातें नहीं पहुंच रही है। आज के जमाना देखा जाए यूट्यूब या व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग न्यूज के माध्यम से, तो उसको जो रोजाना न्यूज मिलनी चाहिए वो महिला के प्रति अपनी एंड्रॉइड फोन के हिसाब से मिल रही है, जो न्यूज़पेपर के हिसाब से में हमें कह सकते हैं। फिर आगे का इसी का ही 4 नंबर, इसमें क्या बात आ जाती है, व्यवसायिक तकनीकी का पेशागत शिक्षा कार्यक्रमों को महिलाओं तक पहुंचाना। जो क्या है, तकनीकी के हिसाब से जो पेशागत क्या है, इसका पेशा क्या हो गया, एक शिक्षा में बढ़ोतरी है, एक शिक्षा में बढ़ावा देना ही है, ताकि महिला कहीं अशिक्षित न रहे, जो उसके हमारे परिवार या समाज के आसपास के बच्चे हैं या जो झोंपड़ियों में रहते हैं, वहाँ पर एक बेटी ऐसा ना भी अशिक्षित रह जाए, लेकिन उसके आसपास के समाज शिक्षित है, वो उसको बेटी को इस संस्था के अंदर भेजेगा ताकि वहाँ पर एक शिक्षा प्राप्ति कर सके। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा महिला शिक्षा के अनुसार वहाँ पर उसको बढ़ावा मिलता है। नंबर 5 में क्या बातें आ जाती है, जो निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गतिशील प्रबंधीय ढांचे का निर्माण करना। जो क्या है, एक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य हासिल करने के लिए हम एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं या नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा होता है विद्यार्थी या महिला के प्रति देखा जाए तो उसमें उसके साथी या दोस्त कह सकते हैं, तो वो एक नेगेटिव की तरफ भी बढ़ा सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ा सकता है, कि महिला को बढ़ते क्रम में ले जा सकता है। वो अच्छा शिक्षित होकर के अपने डॉक्टर के रूप में, इंजीनियरिंग के रूप में या वकील के तौर पर वो एक बढ़ते क्रम में जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाती है, तो एक पॉजिटिव का रास्ता वो चुन लेती है। उसी के अनुसार शिक्षा में उसको बहुत सारा बढ़ावा मिलता है। तो आगे देखा जाए इसी के अनुरूप जो स्त्री शिक्षा के उद्देश्य पर बात आती है, जो स्त्री शिक्षा के उद्देश्य, जो किस पर बातें, किसी भी देश की प्रगति या हमारे समाज के बढ़ावा के लिए कह सकते हैं, हमारे देश के लिए प्रगति के लिए कह सकते हैं कि शिक्षा के अंदर महिलाओं का आगे आना। तो वहां पर जो स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि स्त्रियों को महान ही माना जाता है। जब एक परिवार और समाज के अंदर महिला कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाती है, तो परिवार की तरफ से उसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा पद है तो आपका है, लेकिन सबसे बड़ा सदस्य माना जाए तो आपको ही माना जाता है, क्योंकि उसका गवर्नमेंट के पद पर और वही महिला का, तो इसके लिए उसका मान सम्मान किया जाता है, और इसके लिए वहां पर शिक्षा के लिए बड़ा पद दिया जाता है। और रही बात ऐसे बालकों के निर्माण में सक्षम होती है जो देश की प्रगति के पथ पर, जो देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के समर्थन में होते हैं। क्योंकि जो उसके बारे में कहा जाए कि शिक्षित नारी ही परिवार और समाज को सुसंस्कृत करने में समर्थ होती है। जो मनु ने इसी कारण यह कहा, जो क्या है, मनु ने एक श्लोक के माध्यम से, श्लोक सुना होगा संस्कृत के हिसाब में आपने, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ देखा जाए हिंदी में क्या बनता है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।
जहाँ नारियों का मान सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ नारियों का जो महिलाओं का मान सम्मान होता है वहाँ पूरी सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, ताकि अपनी महिलाओं का जितना भी आदर मान सम्मान करेंगे तो उतना ही उसको फायदा होगा। ये बातें एक ही श्लोक के माध्यम से मनु के अनुसार बताई गई है। जहाँ नारी का गौरव दिया जाता है, उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाती है और उसको समाज के निर्माण में पुरुषों के समान की, जो क्या पुरुषों के बराबर बैठने का हक या बराबर उठने बैठने का हक कह सकते हैं, तो समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो ये सही बात हो जाती है उद्देश्य के हिसाब से। और रही बात तथा भारत में बहुमुखी विकास हेतु स्त्री शिक्षा का अधिकार प्रसार किया जाना चाहिए। प्राचीन काल में जब भारत कला कौशल के हिसाब से व्यापार संस्कृति बुद्धिया सभी दृष्टियों को समुन्नत था, जो क्या है कि समुन्नत जो सम्मान के रूप में माना जाता है, जो स्त्री शिक्षा पर्याप्त मात्रा में थी। क्या है स्त्री शिक्षा, जो एक शिक्षा के प्रति देखा जाए, जो एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए, आप कहीं भी कौन से भी क्षेत्र में जाओ, विश्वविद्यालय महाविद्यालय या विद्यालय के अंदर जाओ, तो वहां पर महिलाओं की सीटें लगभग आपको ज्यादा मिलेगी, ताकि सरकार के द्वारा भी महिलाओं को बहुत सारी शिक्षा के प्रति छूट देगी ताकि अशिक्षित न रह जाए। तो उसके अनुरूप जब देश गुलाम हो गया तब स्त्री शिक्षा की घोर उपेक्षा की गई। ब्रिटिश काल में जहां तहां वहां कुछ महिला विद्यालय खुले। इसके अंतरिक्त सन 1885 ईस्वी में क्या बातें बताई गई कि बंबई प्रांत में महाराष्ट्र महिला शिक्षा समिति, दयानंद की आर्य समाज बंगाल की ब्रहा समाज बंबई में, प्रोफेसर काउ एवं दयाबाई ने बालिका विद्यालय की स्थापना, जो महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा महिला बहु बेटियों को शिक्षा के लिए बढ़ोतरी मिली। तो इसमें देखा जाए महिला विद्यालय, सामान्य शिक्षण तथा महाविद्यालयों की संख्या प्राय इतनी हो गई कि इसी में से महिला शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। कहीं भी देखा जाए तो वहां पर एक अलग संस्था जरूर मिलेगी कि महिला, या सामान्य तौर पर देखा जाए पुरुष और स्त्री के अनुरूप तो महिलाओं की सीटें उसमें मिलेगी। तो इसमें क्या बढ़ोतरी है सरकार के द्वारा, ताकि महिला भी अशिक्षित हो। लेकिन पुरुषों को भी समान अधिकार दिए गए, लेकिन उसमें महिला के प्रति ज्यादा जागरूक होने के बावजूद भी शिक्षा दी जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण परिवार के भरण पोषण का भार पुरुष वर्ग पर न होकर स्त्री वर्ग पर ही आ गया है। अतः स्त्रियों की भी पुरुषों के समान शिक्षित होना आवश्यक है। क्या है, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षित होना। जहां पुरुषों का शिक्षित माना जाता है कि हमारे परिवार और समाज के अंदर, देश के अंदर देखा जाए, पुरुष को एक भाग्यशाली माना जाता है, अपने बेटे को भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन बेटी को इतना बुलंदिया के हिसाब से घर के अंदर ही मार दी जाती है, क्योंकि वहां पुरुष को शिक्षा के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा खर्च करने के बावजूद वो आगे कहीं आगे परिवार के अंदर जाती है तो वो पैसा हमारे कुछ काम नहीं आता, क्योंकि वो आगे परिवार में ऐसा नहीं मानते हैं कि एक महिला जो एक परिवार को नहीं, दो परिवारों को शिक्षित करती है और आने वाली पीढ़ियों को भी वो शिक्षित करती है। लेकिन बेटा एक और एक परिवार को शिक्षित कर पाता है, अपने बेटे बेटियों को शिक्षित कर सकता है, लेकिन बेटी ही ऐसी महिला है जो आगे दो परिवार, एक खुद का परिवार और दूसरा परिवार भी वहाँ पर एक शिक्षित हो जाता है, लेकिन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती है। कहीं उसकी गवर्नमेंट जॉब लगने के बावजूद भी इसका अच्छा शिक्षा प्रति अधिकार हो जाता है। देखा गया कि सुखी परिवार वही है जिसके माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी औरों की अपेक्षा आगे हैं। हमारे परिवार समाज के अंदर या आस पड़ोस में देखा जाए, जिसके परिवार के सदस्य
शिक्षित या फिर शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उसका पारिवारिक शिक्षा के प्रति बढ़ता ही मिलेगा, या उसको अच्छी अच्छी संस्थाओं के अंदर में पढ़ते मिलेंगे, या कहीं बाहर देशों के अंदर भी उसके बच्चे मिलेंगे, क्योंकि वो एक शिक्षा के लेवल से जुड़े हुए। लेकिन उसका पिताजी डॉक्टर या इंजीनियर या वकील या कहीं अलग अलग विभागों के अंदर है, तो उसके हिसाब से उसकी रुचि होती है कि मेरा विभाग अच्छा, तो उसमें मेरे बच्चों को लेके आऊं, या मेरे से भी अच्छा कोई अलग पद है तो उसका अलग विभाग उसको दिलवाओ, तो ऐसी उसकी इच्छा रहती है। तो आगे का उद्देश्य के बाद में पुरुषों स्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम में क्या अंतर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या अंतर होना चाहिए, जो क्या पुरुषों के स्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यचर्या, ये लगभग 5-4 शब्द एक जैसे, लेकिन उसकी अलग अलग या इसके अंतर वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक केंद्र तथा राज्य सभी क्षेत्रों में पुरुष तथा महिलाओं वर्गों के लिए पाठ्यक्रम समान ही है। जो पाठ्यक्रम बताया था वो क्या है, लेकिन है समान ही, क्योंकि कहीं भी उसको शिक्षा दी जाती है, हमारे क्षेत्र और आसपास के राज्य के अंदर देखा जाए उसका पाठ्यक्रम समान है, लेकिन उसका जो समझने पढ़ाने का तरीका और अलग बातें भी हो सकती, या अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसका सिलेबस थोड़ा अलग चेंज हो सकता है, तो ये बात एक हो सकती है। और दूसरी बात, इन्हीं के कारण बालिका शिक्षा में बालक से अधिक अपव्यय होता है, क्योंकि समान पाठ्यक्रम बालिकाओं के लिए अर्थपूर्ण तथा जीवन उपयोगी नहीं होते। शिक्षा के सभी स्तरों पर बालक बालिकाओं के लिए एक समान होना शिक्षा के प्रति जरूरी होता है, क्योंकि हम बालक और बालिकाओं को समान मानेंगे तो इसी तरह ये पाठ्यक्रम को समान माना गया है, लेकिन उसको कराने का जो नतीजा क्या होता है वो एक सही होना चाहिए। जो एक नारी शिक्षा के प्रसार में मुख्य अवरोधक कारण वे भी है, इन्हीं के कारण बालिका के अनुसार बालिका पाठ्यक्रम है बालिकाओं के लिए वो एक समान पाठ्यक्रम, पुस्तकें व परीक्षाओं के होने के अधिकांश अभिभावक इस शिक्षा को सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं समझते, क्योंकि मनोविज्ञान की दृष्टि से बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं बालिकाओं की भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि इसी के कारण वहां पर अलग अलग आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जो बातें उस पर निर्भर करती है। इस प्रकार भले ही प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं का एक समान हो, पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर तो उसे परिवर्तन आवश्यक है। क्या है? जो उच्च शिक्षा के स्तर पर उसमें परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक या कॉलेज का या विश्वविद्यालय के अनुसार उसके पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु के हिसाब से उसका अलग अलग ही आपको मैट्रिक देखने को समझने को मिलेगा। तो श्रीमती दुर्गाबाई के देशमुख की अध्यक्षता में स्त्रियों की शिक्षा के लिए नियुक्त राष्ट्रीय समिति तथा श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्याओं में विभेदीकरण के बारे में नियुक्त समिति में लड़का और लड़की दोनों के पाठ्यक्रमों को अलग अलग रखने की सिफारिश की। अतः नवोदित भारतीय समाज की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पृथक पाठ्यक्रम, पुस्तकें, विषय रखे गए, जो क्या अतः संग्रह में इस तथ्यों को ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों के प्रति जो शिक्षा में उसी प्रकार का अंतर किया जाना आवश्यक है। जैसा कि स्वयं प्रकृति माता ने उनमें किया है। भारत में नारी जागरण का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में स्वयं प्रकृति उत्तरार्ध से हुआ। नारी को समाज में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए
क्या है, उसको उचित स्थान दिलाने के लिए एक तो राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महान समाज सुधारकों ने भरसक प्रयत्न किया। दूसरी ओर पश्चिम की नारी से प्रभावित होकर भारतीय नारी ने अपने स्वरूप को पहचाना प्रारंभ किया। तो पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में बराबर भाग लेती हुई पश्चिम की नारी देखकर भारतीय नारी ने रूढ़िवादी जीवन को तिलांजलि देकर, जो क्या उसके अनुरूप बनाकर देकर के नवयुग का आह्वान किया। भारत की नारी ने इस नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने कार्यक्रमों को बदलना उसके लिए प्रारंभ किया, ताकि कोई शिक्षा के प्रति, महिलाओं के प्रति उसमें कोई समस्या न आए। तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने कार्य क्षेत्र को बदलना प्रारंभ किया, क्योंकि अपने क्षेत्र के आर पार जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी महिलाएं, तो वहां पर उसको अलग अलग उसमें बदलाव लाया गया, ताकि एक जो शिक्षा से जुड़ी हुई उसको आगे बढ़ोतरी के लिए कि आपको आगे से क्या उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और कौन सी संस्थाएं के अंदर और क्या विषय के प्रति आपको रुझान लेना चाहिए, ये बातें जागरूक करने वाली होती थी। लेकिन वह समाज के हर क्षेत्र में उपस्थित दिखाई देने वाली तथा उसका प्रभाव सर्वत्र परिलक्षित होने लगा। आज की शिक्षित नारी समय और शिक्षा दोनों को महत्व को जानती है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नारी की सक्रिय भूमिका देश के लिए भी वो जरूरी बन गई है, क्योंकि उसके तौर पर देखा जाए वह आज प्रशासन की सर्वोच्च परीक्षाओं में भी अपनी योग्यता का परिचय दे चुकी है, जो आज उसे पुरुष के समान मत देने का पूर्ण अधिकार है। आज जीवन का कोई क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर भारत ने सिद्ध कर दिया कि कोई उसी अछूता नहीं। श्रीमती इंदिरा के अनुसार भारत ने नारी शक्ति को पहचाना। उससे पहले भी कुछ उदाहरण देखने को मिले जो नारी शक्तिकरण का परिचय देते हैं, जैसे सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर भारत की पहली नारी राज्यपाल नियुक्त की गई थी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं। तो आगे का जेंडर छिपे हुए पाठ्यक्रम, जेंडर के छिपे हुए पाठ्यक्रम, इसमें क्या बातें बताई जाती है कि छिपे हुए पाठ्यचर्या का अर्थ है बिना कहे, बिना निर्धारित नियमों, व्यवहारिक एवं मूल्य का पाठ्यचर्या। बालक बालिकाओं विद्यालय में निर्धारित पाठ्यचर्या जैसे गणित, पठन, विज्ञान आदि को पढ़ाया जाता है। इन सभी का एक निर्धारित समय, निर्धारित नियम, निर्धारित पाठ्य वस्तु होती है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उसका सही सिलेबस भी होता है। तो परंतु छिपे हुए पाठ्यचर्या में ऐसा नहीं है कि एक सामाजिक कारण विश्वसनीयता आदि सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है, जो एक जेंडर के लिए विद्यालय पुरानी संस्कृति का संदेश देने वाली इकाई है। साथ ही यह जेंडर की मुख्य विशेषताओं को भी दर्शाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मूल्यों को अध्ययन इस प्रकार बनाया गया कि सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्य क्या क्या हो सकते हैं। ये बातें भी सामाजिक मूल्य के अंदर भी आ सकती है। दूसरी बात सामाजिक न्याय, सामाजिक अनुरूपता, इसके अनुरूप ये सारी बातें हैं। परोपकार या अनुशासन, पंचशील, सामाजिक वफादारी, तो एक अच्छा चरित्र या नैतिक स्थिरता, तो ये सारी बातें के जेंडर छिपी हुई इसके अंदर ही आ जाती कि उसमें जो
सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक के हिसाब से बातें बताई गई। तो एक अच्छा चरित्र बातें आती हैं। क्या इसमें अच्छा चरित्र एक आचरण महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है। अच्छे चरित्र में वे गुण सम्मिलित हैं जिनकी मनुष्य कल्पना कर सकता है, जैसे आत्म नियंत्रण, विश्वसनीयता, कार्यशीलता। तो ये बातें अच्छे विचार में कार्यों की समझते होनी चाहिए। तो इसी के लिए हमारा आज का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1986 तथा महिला शिक्षा के प्रति टॉपिक है कंप्लीट हो गया। तो इसी के अनुरूप जो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य, पुरुष और स्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम में क्या अंतर और जेंडर में ये 5 टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिए जेंडर विद्यालय। जय